So good morning everyone. This is Garvita again with you from the BST Scholars, and today we are going to cover our remaining topics. In the last previous class we have covered our economic activities, and now we are going to cover our non-economic activities. And from non-economic activities till the role of profit in the business. Okay, so let's start with our नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. सो बेसिकली नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती क्या है? देखो, हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या पढ़ा था लास्ट, हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी अभी हमें पढ़नी है, और इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या थी? इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ये दोनों थी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के दो पार्ट. कौन से? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी थी. क्लियर? अब इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या आता था? इकोनॉमिक एक्टिविटी में तीन कैटेगरीज थी. कौन सी? बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट. ये क्या थे? जिस भी एक्टिविटी से हमको प्रॉफिट मिलता है, यानी प्रॉफिट भी नहीं, अगर हमें मनी जनरेट हो रही है. द ऑब्जेक्टिव क्या होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी का? कि हमें अर्निंग मनी होता है. ठीक है, अब ये तो था कौन सा? इकोनॉमिक एक्टिविटी. अगर हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करें कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है विच इज़ अंडरटेकन बाय एन इंडिविजुअल विद द मोटिव टू गेट द साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन. क्या मिलता है हमें? साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, यानी कि हमें अंदर से हमारी जो इनर कंसाइन है वो संतुष्ट होती है. हमें पैसे नहीं मिलते हैं, हमें जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है उसे हम कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में काउंट करते हैं. अच्छा, अब इसके जो इकोनॉमिक एक्टिविटी थे उसके जो हम एग्जांपल देख लेते हैं. बिजनेस, मतलब इसका टीचिंग आप कर रहे हो तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है. कुछ भी दूसरा, मतलब जिससे आपको पैसे मिल रहे हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होगा? आपने चैरिटी कर दी. ठीक है, उसके बाद में क्या हो सकता है कि आप मंदिर जा रहे हो, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आ सकता है. ठीक है, और आप सोशल सर्विसेज कर रहे हो, वो आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है. तो ये होता है आपके नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. अब कुछ टाइम क्या होता है कि क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि आपको एक केस स्टडी दीजिएगा, और जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि केस स्टडीज़ में पूछ सकता है कि प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में केस स्टडी पूछ सकता है. मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर वाला केस, अगर याद हो तो. अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप इसी चैनल पे लास्ट वीडियो जाके देख सकते हैं. उसके अंदर आपको पार्ट 2 मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको डिटेल में सब कुछ बताया गया है. और नॉन इकोनॉमिक और इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी क्वेश्चन बनता है. तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, व्हेन अ टीचर इज टीचिंग इन स्कूल इट इज़ ए इकोनॉमिक एक्टिविटी. मतलब एक जो टीचर है वो स्कूल के अंदर पढ़ा रहा है, ठीक है, तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है. और अगर वही टीचर अगर कोई स्लम्स में जाके कोई मतलब उन बच्चों को, गरीब बच्चों को पढ़ा रहा है फ्री के अंदर, तो वो किसके अंदर आएगा? वो आएगा हमारे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में, क्योंकि उसको कोई पैसे नहीं ले रहा है, फ्री में पढ़ा रहा है, तो उसका सेल्फ सेटिस्फैक्शन हो रहा है, तो वो नॉन इकोनॉमिक में काउंट होएगा. तो ऐसे केस स्टडीज़ जो है बनने के चांसेस होते हैं. तो यहाँ तक हमने पढ़ा इकोनॉमिक और नॉन, ये बस इतना ही था नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है ये पार्ट. और फिर आपको डिफ्रेंसिएशन है, ये देख लेना इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में. ये क्वेश्चंस बनते हैं चैप्टर में, हर एक डिफ्रेंसिएशन ज़रूरी है. ठीक है, हर जितने भी डिफरेंस दिए हुए हैं सारा. तो अब देख लेते हैं एक बार इसका कि इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में डिफरेंस क्या होता है. सबसे पहले इसके 5 डिफरेंस होते हैं, याद रखना है. पहला, मोटिव क्या होता है इसका? अर्निंग, प्रॉफिट होता है इसका, सेल्फ सेटिस्फैक्शन होता है. एक्सपेक्टेशन क्या होता है? मनी आएगी, ये एक्सपेक्टेशन होता है. मनी आए ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होता इससे. ठीक है, क्योंकि सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए होता है. ठीक है, पर्पस क्या होता है इसका? पर्पस होता है दीज एक्टिविटीज क्रिएशन ऑफ वेल्थ. इसके अंदर वेल्थ हो, मतलब पैसे मिले, मतलब कुल मिला के पैसों की ही बात हो रही है यहाँ पे. इसका क्या होता है? साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन होता है पर्पस. आउटकम क्या आता है? आउटकम ऑफ दीज एक्टिविटीज़ इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस. गुड्स एंड सर्विसेज जो होते हैं वो इससे हमें आउटकम मिलता है. और इसके अंदर क्या होता है? सेटिस्फैक्शन ऑफ पर्सन हु अंडरटेक्स देम. ठीक है, तो मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलता है इससे. एग्जांपल, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट. और इसका फैमिली ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ हो गई, टेम्पल जाना हो गया, रिलीजियस काम करना हो गया, तो वो होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर. क्लियर? यहाँ तक ये था हमारा इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट. ये ह्यूमन एक्टिविटी चार्ट बनाना ज़रूरी है. ठीक है, उसके ये जब चैप्टर हो जाएगा उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन जो अटेंड करना होता है, जो आंसर राइटिंग होता है, उसका भी एक तरीका बताऊंगी, विच कैन हेल्प यू. आई मीन लाइक 80% ऑफ योर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व फ्रॉम दिस आंसर राइटिंग. बिकॉज प्रेजेंटेशन BST के अंदर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में प्रेजेंटेशन का बहुत ज़्यादा जो रोल होता है. ठीक है, अगर आप ऐसे इस तरीके से फॉर्मेट में, मतलब लाइन टू लाइन अगर वर्ड्स लिखोगे तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होएगा. ओके, फिर हम आते हैं इसके 6 टॉपिक पे. 6 टॉपिक हमें कह रहा है कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस. कॉन्सेप्ट और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है बिजनेस के? सबसे पहली चीज़ की क्या होता है, बिजनेस इज अ वाइडर टर्म. ठीक है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, कहाँ पे बताया था? चैप्टर नंबर जो 1 है उसकी फर्स्ट पेज की लास्ट लाइन के अंदर था. यहाँ पे अगर याद हो तो, वी कैन से बिजनेस इज अ वाइडर टर्म
विच इंक्लूड इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स। ये चीज़ मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि बिजनेस जो है एक वाइडर टर्म है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके अंदर अगर पूछते व्हाट इज़ बिजनेस, एक वाइड टर्म है, क्या क्या इंक्लूड करता है, स्टार्ट कहाँ से होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि बिजनेस क्या होता है उसके अंदर। इसकी हम एक बार ये भी देख लेते हैं डेफिनेशन। बिजनेस इज अ ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रोड्यूसिंग एंड एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। बिजनेस में क्या होता है, पैसे कमाना इज द मोटिव, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, याद है ना। तो इसके अंदर क्या होता है कि प्रोडक्शन और एक्वायरिंग वेल्थ, मतलब वेल्थ कमाना किससे, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, ये होता है हमारा बिजनेस है, ठीक है। उसके बाद में अब ये जो पैरा है ये एक बार ढंग से पढ़ लेंगे ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि आगे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि जो आगे जो आपके पास में पॉइंट्स आएंगे वो आपको थोड़े से अलग लगेंगे कि क्या बोल गया ऐसे उस टाइप का, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। इन मॉडर्न टाइम्स, आज के ज़माने में, बिजनेस इज नो लॉन्गर डीलिंग विद ओनली गुड्स एंड सर्विसेज, इट कैन नॉट बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली, ठीक है। बिजनेस जो है इसका, जो अगर बिजनेस करो तो उसको सिर्फ हम पैसे से नहीं गिन सकते आज के टाइम में। जो बिजनेस है वो सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज में डील करना नहीं रह गया है, ऑल्दो इट हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी, मतलब एक इंपॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले कर रहा है सोसाइटी के अंदर। सोसाइटी के अंदर कैसे रोल प्ले कर रहा है, देखो बिजनेस कैसे रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है ना सोसाइटी के अंदर, और क्या कर रहा है ये, जैसे कि मान लो जैसे कि कोई रूरल एरिया हो गया, वहाँ पे ये काम कर रहा है, डेवलपमेंट का काम कर रहा है, इकोनॉमी किसकी, कंट्री इकोनॉमी में भी हेल्प कर रहा है। तो ये चीज़ें भी सोसाइटी के लिए भी एक इंटीग्रल पार्ट है, ठीक। इन मॉडर्न टाइम्स बिजनेस इंक्लूड द एक्टिविटीज़ एज फॉलो। आज के ज़माने में बिजनेस की जो एक्टिविटीज़ है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि बिजनेस की एक्टिविटीज़ क्या होती है, व्हाट आर द एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस नाउ डेज, ओके। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे इसका आंसर है, ये बोल रहा है क्रिएटिंग अ कस्टमर फॉर इटसेल्फ। सबसे पहले एक कस्टमर बनाना अपने लिए, जो इकोनॉमिकल रिसोर्स है, कन्वर्टिंग इकोनॉमिकल रिसोर्स इन गुड्स एंड सर्विसेज, जो इकोनॉमिकल रिसोर्स है उसको गुड्स एंड सर्विसेज में बनाना, ठीक है। इनोवेटिंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, मतलब जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में इनोवेशन लाना। इनोवेशन का मतलब पता है ना क्या होता है, इनोवेशन का मतलब होता है कि नई नई तरीके के हम बोल सकते हैं कि मतलब नए आइडियाज़ लेके आना, ठीक है। एक आपने कुछ मतलब मान लो कि आपने कोई कार बनाई, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने कोई कार बनाई, कोई ड्रेस बनाई, ठीक है। उसके अंदर और चेंजेस कर सको और एनहेंस करना हम बोलते हैं इनोवेशन न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, ठीक है। फिर मार्केटिंग दीज इनोवेशन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज सो डैट दीज कैन रीच ऑन द कस्टमर, ठीक है। तो मतलब कि चार चीज़ होते हैं। तो पहले आप एक कस्टमर बनाओ, सबसे पहले कौन से कस्टमर बनाओ, फिर जो कन्वर्ट करो इकोनॉमिकल रिसोर्स को गुड्स एंड सर्विसेज में, ठीक है। थर्ड होता है इनोवेशन न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, नई प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाओ, फिर उनकी मार्केटिंग करो। चार चीज़ हो गई, वापस बोलेंगे एक बार, हम कस्टमर बनाएंगे, पहले इकोनॉमिकल रिसोर्स और गुड्स एंड सर्विसेज में कन्वर्ट करेंगे, इनोवेशन लाएंगे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में, और चौथा था मार्केटिंग दीज इनोवेशन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सो दैट इट कैन रीच द कस्टमर, ठीक है। तो कस्टमर के पास में पहुंचे। ये चीज़ थी हमारी क्या क्या एक्टिविटीज़ जो है बिजनेस इंक्लूड करता है, याद रखनी है। उसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है बिजनेस नेचर एंड बिजनेस के नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स नेचर मतलब बिजनेस होता क्या है, कुल मिला के ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। बिजनेस में क्या क्या पॉइंट होता है, सबसे पहले तो हमने पढ़ा था इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। दूसरा क्या होता है, अब गुड्स एंड सर्विसेज में डील करते हो, वो चीज़ आ गई। तीसरी इसके अंदर क्या, इसका आउटकम क्या होता है, इसका प्रॉफिट अर्निंग होता है। तीन तो यहाँ पर ही हमें आते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसके अंदर क्या होता है कि रिस्क रहता है बिजनेस में। मैंने आपको जब डिफरेंशिएशन कराया था तो मैंने आपको बोला था कि इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना, ठीक है। रिस्क होता है, ठीक है, वही चीज़। उसके बाद रिवॉर्ड क्या आता है वो भी याद हो गया, ठीक है इसका। और इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो तो पता ही होगा आपको, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बस 3-4 पॉइंट तो हमने खुद ही कर लिए। तो पहली चीज़ यही कह रहा है कि जो बिजनेस है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। यहाँ पे इसको पढ़ने की ज़रूरत है, मतलब इसका जो मेन एम होता है वो अर्निंग प्रॉफिट है, ठीक है। उसके बाद में जो सेकंड चीज़ है, अब बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो आप इसके अंदर क्या करोगे, या तो प्रोडक्शन करोगे गुड्स का, या प्रोक्योरमेंट करोगे। प्रोक्योरमेंट का मतलब एक जगह से लिया और दूसरी जगह उसको बेचा, ये होता है प्रोक्योरमेंट करना। एक जगह से लिया दूसरी जगह से लेना, उसे हम प्रोक्योरमेंट कहते हैं, ठीक है। अब गुड्स में कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल गुड्स एंड सर्विस में इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। एवरी बिजनेस एंटरप्राइज आइदर प्रोड्यूस और प्रोक्योर गुड्स और सर्विस एंड प्रोड्यूसर्स, बस ये चीज़ था, ठीक है। उसके बाद में क्या करते हो, आपने गुड्स बना लिए, देखो आपने इकोनॉमिक एक्टिविटी है, पैसे कमाने की एक्टिविटी, ये चीज़ है। आप बिजनेस में करते हैं क्या, सबसे पहले प्रोडक्शन करते हो, फिर जो गुड्स बनाए उसको सेल्स करते हो। सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन की सेटिस्फैक्शन की, यानी कि उसका सेल्स करते हो, ये चीज़ थी। फिर इसको पढ़ने की ज़रूरत है कि आप नॉर्मल चीज़ है, इसको क्या आप करोगे,
ठीक है। इसके अंदर बस यही कह रहा है कि जो आपने गुड्स बनाए हैं उसको आप अल्टीमेट कस्टमर तक, जो भी जिसको भी नीड है, कंज्यूमर तक नहीं बोलेंगे, कस्टमर तक बोलेंगे। कंज्यूमर और कस्टमर में एक डिफरेंस होता है। कंज्यूमर वो होता है जो आपके गुड्स एंड सर्विस को कंज्यूम कर रहा है, कस्टमर वो होता है जो आपके गुड्स एंड सर्विसेज को बाय कर रहा है। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, आपने जो प्रोडक्शन, आपने इकोनॉमिक एक्टिविटी कर दी, प्रोडक्शन कर दिया, प्रोक्योरमेंट कर दिया, उसके बाद सेल्स एंड एक्सचेंज कर दिया। उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में फोर्थ पॉइंट आता है डीलिंग एंड गुड्स एंड सर्विस ऑन रेगुलर बेसिस। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देके बताना चाह रही हूँ कि फॉर एग्जांपल आप बिजनेस कर रहे हो, मान लो कि आपके पास में कोई कार थी, ओके, कोई कार थी 4 साल पुरानी, 5 साल पुरानी। आप उससे तंग आ गए और आपने उसको सोचा कि अब मैं इसको किसी और को दे दूँ। आपने उसको OLX पे डाल दिया और अपने उसको जिसको भी रिक्वायरमेंट थी वो लेके चला गया। तो इस स्टेट में, मतलब इस स्टेज में जो भी आपने करा, अभी OLX पे बेचा, उससे पैसे मिले, तो एक बात बताओ, क्या ये इकोनॉमिकल एक्टिविटी थी? हाँ, पैसे तो आए, तो इकोनॉमिकल एक्टिविटी तो हो गई, ठीक है। प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट था, प्रोडक्शन तो नहीं था पर प्रोक्योरमेंट था कि दूसरी जगह से लिया था, हम तीसरी जगह में भेज दिया, ठीक है। सेल्स भी हुई, सेल्स भी कर दिया, पर क्या डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस था? क्या आपने रेगुलर बेसिस पे अपने गुड्स एंड सर्विसेज को बेचा? नहीं बेचा। तो यही चीज़ है जो बिजनेस को उस चीज़ से अलग बना रही है। बिजनेस के अंदर मेन चीज़ ये होती है कि आपको अपने गुड्स एंड सर्विसेज पे रेगुलर बेसिस में रेगुलर बेसिस पे आपको डीलिंग करनी होती है। यही चीज़ है जो हमें याद रखनी है कि बिजनेस के अंदर रेगुलर बेसिस पे डीलिंग होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, ओके। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पे, प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट अर्निंग का क्या होता है? मतलब देखो, जो बिजनेस होता है उसका मेन, क्योंकि उसकी वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो आपका जो अल्टीमेट आपको जो एम होता है आपका, वो अर्निंग मनी होता है। तो अर्निंग मनी मतलब अर्निंग प्रॉफिट भी होता है। तो अर्निंग प्रॉफिट इसका एक मेन एम होता है। अब एक बात याद रखना, आगे वैसे हम पढ़ेंगे ये चीज़ कि जो प्रॉफिट अर्निंग होता है वो प्राइमरी और इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का, बट इट इज़ नॉट ओनली सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। मतलब सोल मतलब अकेला जो हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्टिव नहीं होता है बिजनेस का, और भी बहुत सारे जो होते हैं कि मतलब ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बिजनेस के, कि मुझे ये भी चीज़ चाहिए अपने बिजनेस में। मतलब ऑब्जेक्टिव्स तो मल्टीपल होते हैं, बट मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्निंग होता है। क्यों होता है वो भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब आते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न या रिस्क। बहुत सारी गलतियां क्या करते हैं बच्चे कि अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क कर देते हैं। अरे रिस्क तो रहेगा बिजनेस के अंदर, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, ठीक है। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? हो सकता है, तो रिस्क तो होएगा ही, हो सकता है क्या, होगा ही रिस्क तो। पर अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न की रिटर्न हो जाए आपके गुड्स, जो मतलब या तो रिस्क का मतलब है कि रिस्क तो रहेगा, ठीक है। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न का मतलब है कि क्या पता आपने जो गुड्स अपने कस्टमर को या कंज्यूमर, जिसको भी आप कस्टमर को दिए, सॉरी कंज्यूमर नहीं, कस्टमर को आपने अपने गुड्स दिए और क्या पता कि वो आपको रिटर्न कर दे उन गुड्स को। तो ये चीज़ होती है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। ये मैं पढ़ देती हूँ। अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ बिजनेस इज द प्रेजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर इन द ट्रांजेक्शन। रिस्क तो रहता है, प्रेजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर इन द ट्रांजेक्शन। देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटीज ऑफ लॉसेज, लॉसेज की पॉसिबिलिटीज होती है। It is not that certain that a businessman will always earn adequate profit. A market condition exchange, customer taste may change. There may be strike in businessman own factory, etc. All these can lead to loss. So in profit transaction there is always an element of risk involved. समझ में आ गया कि हमेशा रिस्क तो रहेगा ही। तो ये चीज़ थी, ये 6 चीज़ें थी कि आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं बिजनेस का। एक बार फिर से थोड़ा सा याद कर लेते हैं। सबसे पहला क्या था? देखो, सबसे पहली चीज़ थी कि ये एक इकोनॉमिकल एक्टिविटी है। दूसरी कि आपका प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट होता है गुड्स का, समझ में आया। फिर तीसरी चीज़ क्या थी? सेल्स एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है। चौथी चीज़ थी डीलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस ऑन रेगुलर बेसिस होना चाहिए। रेगुलर बेसिस इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आपका प्रॉफिट अर्निंग होना चाहिए। उसके बाद में आपका अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ हो गई आपकी 6 चीज़ें। अब हम आते हैं मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? वही चीज़ जो मैंने अभी आपको पीछे बताई। मल्टीपल ऑब्जेक्टिव यानी कि आप बिजनेस जो कर क्यों रहे हो, आपको ये चीज़ पूछ रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है बिजनेस का। पहला ऑब्जेक्टिव तो आपको याद ही होना चाहिए कि आपका प्रॉफिट अर्निंग एक ऑब्जेक्टिव होता है। अब एक लाइन यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। देखो, अर्निंग प्रॉफिट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट एंड द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस, बट इज़ नॉट द सोल एंड ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। क्या कह रहा है कि इंपॉर्टेंट है कि आपको जो आपका प्रॉफिट है वो अर्न करो बिजनेस के लिए, पर ये एक सोल ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। अच्छा, तो ये अकेला ऑब्जेक्टिव नहीं होता, तो और क्या होता है? सुनना क्या होता है?
इसके अंदर आपके कुल मिला के कितने ऑब्जेक्टिव होते हैं? 6 ऑब्जेक्टिव है, समझ में आया? 6 ऑब्जेक्टिव। अब 6 ऑब्जेक्टिव क्या क्या कह रहे हैं? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है मार्केट स्टैंडिंग। पूरा नहीं पढ़ूंगी, मार्केट स्टैंडिंग बता दीजिए। मार्केट स्टैंडिंग मतलब अपने बिजनेस को उस फील्ड में, उस जहाँ पे जो इंडस्ट्री है उसमें खड़ा करना, समझ में आया? मतलब कि जो आपका बिजनेस है वो कंपटीशन के लिए खड़ा हो सके। मतलब देखो, अगर आप कपड़े का बिजनेस कर रहे हो तो ज़रूरी थोड़ी ना सिर्फ एक आप कपड़े ही बेचोगे और आप एक अकेले ही उस फील्ड में नहीं, मल्टीपल लोग होंगे। तो उस जगह में सर्वाइव करना मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स में आता है कि आप अपनी जो बिजनेस है उसकी ऐसी इमेज बनाओ, ऐसी हम बोलते हैं कि गुडविल जो होती है ना वो बनाओ कि जो सामने वाला है कि वो आपकी बिजनेस की तरफ आ सके। रेपुटेशन बनाओ कुल मिला के, ठीक है? तो बिजनेस कैन सक्सीड इन ओनली रन लॉन्ग रन ओनली बाय मेंटेनिंग गुडविल और रेपुटेशन। मतलब रेपुटेशन बनाना उसको ज़रूरी है, समझ में आया? ये हो गया मार्केट स्टैंडिंग। उसके बाद में हम आता है इनोवेशन में। इनोवेशन क्या होता है? न्यू आइडियाज़ लाना। मैंने पहले भी बताया कहाँ पे आया था इनोवेशन, आपकी आया था बिजनेस एक्टिविटी में। कहाँ आया था? ये रहा इनोवेशन, न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, समझ में आया? तो यही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि आपको जो इनोवेशन रिफर टू इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू आइडियाज़ और मेथड। इट डज नॉट मीन मैन्युफैक्चरिंग न्यू गुड्स, समझ में आया? आपके जो गुड्स बनाए हैं उसी में और चेंजेस लाना, उससे हम इनोवेशन में काउंट करते हैं। ये नहीं होता कि हमने अपना बिजनेस जो था जो चेंज कर लिया। मैं कब पहले टी शर्ट के बिजनेस बना रही थी, अब मैं शर्ट बना रही हूँ, तो ये चीज़ नहीं होती है बिजनेस के अंदर। इनोवेशन में ये चीज़ नहीं होती है, ठीक है? तो याद रखना है इनोवेशन का मतलब क्या होता है? इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू आइडियाज़, ठीक है? इनोवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द, अब ये इंपॉर्टेंट है इनोवेशन, थोड़ा याद रख लेना क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट्स है जो क्वेश्चन बन सकता है। तो इनोवेशन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ एनी बिजनेस एंटरप्राइज। क्यों होता है? अब देखो, इट गिव्स एन एज ओवर द कॉम्पिटिटर, मतलब एक एज देता है कॉम्पिटिटर में, एंड रेज इट्स स्केल और ऑपरेशन, ठीक है? ये चीज़ होती है। अब वो इसका एग्जांपल देती हूँ मैं। हमने देखा कोई कंपनी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, ABC कंपनी है, समझ में आया? अब मैं एग्जांपल दूंगी तो मे भी हो सकता है आपको समझ आ जाए। कोई ABC कंपनी थी, वो बहुत अच्छी जो चल रही थी, स्टार्टिंग से बहुत बहुत ग्रो कर रही थी। पर एक टाइम आया, मोबाइल की कंपनी थी, ठीक है? ABC मोबाइल की कंपनी थी, वो बहुत अच्छा ग्रो कर रही थी, बहुत बढ़िया एकदम। उसका जो बोलते हैं टर्नओवर भी बहुत अच्छा जा रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा था। पर एक टाइम ऐसा आया जब उसके कॉम्पिटिटर्स ने, जो और भी मोबाइल की कंपनी थी, जो कॉम्पिटिटर था उसका मेन, उसने अपने जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें इनोवेशंस ले आया, बहुत ही नई तरह की टेक्नोलॉजी ले आया। और जो हमारा ABC कंपनी थी, मान लो XYZ था, वो नया इनोवेशन ले आया, और जो ABC कंपनी थी वो नहीं लेकर आया। उसने उसको कॉपी करना भी नहीं ज़रूरी समझा। उसने सोचा जो हम कर रहे हैं वही करते रहते हैं ना, क्योंकि लोग तो हमसे प्रभावित हैं, हम हमारे साथ में है। तो उसने अपने जो इनोवेशन है वो नहीं लेकर आया, और इसने अल्टीमेट रिजल्ट क्या दिया ABC कंपनी पे? उसने रिजल्ट ये दिया कि जो ABC कंपनी थी वो पीछे रह गई इन द सेंस, मतलब वो जो अपने आप को ग्रो नहीं कर पाई, वो अपने आप को अपडेट नहीं कर पाई मॉडर्न रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसके वजह से जो उसके जो कस्टमर थे, वो ABC के जो कस्टमर थे वो XYZ पे कब शिफ्ट हो गए ABC को पता ही नहीं चला, और इसके वजह से वो लॉस में चली गई। और अब अगर ABC कंपनी चाह भी रही है कि वो नए इनोवेशन ले आए, तो उसका कोई सेंस नहीं बन रहा, क्योंकि जो उसके अल्टीमेट कस्टमर्स थे वो कहाँ चले गए? XYZ के पास में। तो इनोवेशंस लाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कब लेके आना ज़रूरी होता है? अकॉर्डिंग टू द टाइम। इन्वायरमेंट के चेंज के साथ में आपको अपने आप को चेंज करना पड़ता है। ये हमारे जो इस बिज़नेस में उसमें भी लागू होता है, और हमारे लाइफ में भी लागू होता है कि हमें विद द चेंज ऑफ टाइम, विद द ग्रोथ ऑफ टाइम, वी हैव टू चेंज आवर सेल्फ, आवर लाइफ, आवर लाइफस्टाइल। हमको अपने आप को चेंज करना पड़ता है। हम एक ही सोच ले के ज़िंदगी भर नहीं चल सकते, हमें जो टाइम के साथ में चेंज होना पड़ता है। यही चीज़ यहाँ पे इनोवेशन के पॉइंट में कहा जा रहा है। क्लियर है सबको? नेक्स्ट चलते हैं। तो अब देखो, इनोवेशन कैन बी ऑफ 2 टाइप। 2 तरह के इनोवेशन हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? इनोवेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इनोवेशन किसके होता है? प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है उसके इनोवेशंस ले आओ, ये तो बहुत कॉमन है, ये तो होता ही है। दूसरा इनोवेशन क्या होता है? इनोवेशन इन वेरियस स्किल्स एंड एक्टिविटीज नीडेड टू सप्लाई प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। मतलब अलग जो आपकी स्किल्स है उसमें डेवलपमेंट लिया, अपडेट कर लो, ठीक है? कि आप जो अगर इस चीज़ में ऐसे, या अगर आपको ये चीज़ बनानी है तो आप ABC तरीका अपना रहे हो, तो अब आप ABC की जगह तो उसको और एनहांस करके और अलग कर लो, कि देख लो ना कि आपको बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो वो चीज़ होती है, ठीक है? नो ऑर्गेनाइजेशन कैन ग्रो एंड प्रॉस्पर विदाउट इनोवेशन, सो इनोवेशन बिकम वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस। तो कोई जो हमारी बोलते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, और ये रियल लाइफ एग्जांपल है, ऐसा नहीं है कि मैंने बनाया, नहीं, ये रियल लाइफ एग्जांपल है। ऐसा एक मोबाइल कंपनी थी, नाम नहीं लेना चाह रही, क्या पता कोई कॉपीराइट दे दे तो सॉरी,
तो ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। अब आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनोवेशन। ये क्वेश्चन बहुत ही बार बनता है, इसमें से मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, और एक लाइन से जो क्वेश्चन बनता है 100 टाइम्स बनता है वो है कि अर्निंग प्रॉफिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बट नॉट द ओनली ऑब्जेक्टिव्स और द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, वाई कमेंट, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो और भी इसके मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये सारे जो 6 के 6 भी मैं बता रही हूँ वो सारे लिखने हैं, और थोड़ा सा प्रॉफिट के बारे में भी लिख देना जो मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। तो अब आते हैं प्रोडक्टिविटी में। प्रोडक्टिविटी क्या होता है? इन ऑर्डर टू इंश्योर continuous survival and growth, every enterprise must aim to greater productivity. These through best use of available resources. The efficiency of productivity is measured with the value of output and the value of input. ठीक है, प्रोडक्टिविटी क्या होता है? प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि आप अपने जो सर्वाइवल के लिए बना रहे हो, जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करके बनाओ। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब क्या होता है मैडम? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब होता है बेस्ट यूज़ ऑफ योर रिसोर्सेज। जो भी आपके पास में रिसोर्स है उसका बेस्ट एकदम बढ़िया तरीके से यूज़ करो, कोई वेस्टेज ना हो उसका। अननेसेसरी जो वेस्टेज होता है रिसोर्सेज का, उसको ख़त्म करना होता है, हमारा प्रोडक्टिविटी में आता है, ठीक है। ये होता है प्रोडक्टिविटी किसे देगा? द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्टिविटी। ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लेके हमारा यहाँ तक। जो एफिशिएंसी होती है प्रोडक्टिविटी की, यानी कि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में आपके क्लास 11th कॉमर्स बीएसटी के अंदर फर्स्ट चैप्टर के अंदर आएगा कि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में डिफरेंस क्या होता है। बहुत ही क्लियर डिफरेंस आएगा, आप समझ में आया? तो मैं बता देती हूँ, एफिशिएंसी जो होता है प्रोडक्टिविटी मेजर होता है। एफिशिएंसी मतलब एक होता है इफेक्टिवनेस। सुनो, अभी मैं बता देती हूँ। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि आपको कोई काम बताया गया है और आपको बोला गया है कि ये काम मुझे 1 घंटे में करके दो। आपको मैंने बोला कि आपको 10 यूनिट का ये टी शर्ट बनानी है, ठीक है, 10 यूनिट आपको बॉक्सेस बनाना है, ठीक है, और मुझे 1 घंटे में चाहिए, ठीक है। आपने बना के दे दिए, कितना? 10 यूनिट बना के दे दिए, 1 घंटे में बना के दे दिए, बहुत बढ़िया काम करा। पर जो मेन चीज़ यहाँ पर आई, क्या आई कि आपने जो अपना रिसोर्सेज था उसको नहीं देखा। आपको 10 यूनिट बनाने के लिए आपने जो जल्दी जल्दी काम करे थे, जल्दी जल्दी काम करने का सोचा कि आपका जो रिसोर्सेज था उसको ऑप्टिमम यूज़ हुआ ही नहीं, वेस्टेज करके बनाया आपने, पता ही नहीं चल रहा क्या कब क्यों बना रहा है, कुछ नहीं पता चला। तो ये चीज़ मतलब रिसोर्सेज का जो यूटिलाइजेशन है वो ढंग से नहीं करा। पर एफिशिएंसी का मतलब होता है कि आपने टाइम तो थोड़ा कम लगा, थोड़ा ज़्यादा लगा, यूनिट्स भी थोड़ा कम बना होगा, पर जो मेन चीज़ है आपने जो रिसोर्सेज का वो है वो प्रॉपर यूज़ करा, ठीक है, आपने वेस्टेज नहीं करा, उसको हम एफिशिएंसी में काउंट करते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्टिविटी इज मेजर्ड विद द वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड द वैल्यू ऑफ इनपुट, ठीक है। आपने कितना आउटपुट लगाया, उससे आपको कितना इनपुट मिला, उसका एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी उससे पता चलता है। ये ज़रूरी है कि आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हाउ कैन यू फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्टिविटी? द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्टिविटी इज मेजर्ड थ्रू द वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड द वैल्यू ऑफ इनपुट। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पे, फाइनेंशियल एंड फिजिकल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल और फिजिकल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? देखो, बिजनेस को क्या होता है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, फिजिकल रिसोर्सेज चाहिए। फिजिकल रिसोर्सेज का मतलब क्या है? फिजिकल रिसोर्सेज का मतलब है फॉर एग्जांपल आपके एसेट्स, ठीक है, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट्स वगैरह वगैरह एक्सेट्रा। तो ये होता है फिजिकल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल रिसोर्सेज का मतलब है आपके फंड्स रिक्वायर टू प्रोक्योर गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि रॉ मटेरियल जो भी हो गया, ठीक है, फाइनेंशियल रिसोर्स में भी नहीं बोलूँगी मैं रॉ मटेरियल को, वो तो हमारे फिजिकल रिसोर्स में आ गए। मतलब जो आपको फंड्स चाहिए होते हैं, जो पैसे चाहिए होते हैं आपको अपने प्रोडक्ट्स बनाने में या लेके आने में, उसे हम फाइनेंशियल रिसोर्स में कहते हैं। तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का, वो एक ये भी होता है कि फाइनेंशियल फिजिकल रिसोर्सेज आप अवेलेबल करो, ताकि अगर आपको कोई ऐसा टाइम आ रहा है जब आपको पैसों की ज़रूरत है तो आपको इधर उधर मांगना ना पड़े। ये चीज़ भी होता है फिजिकल रिसोर्सेज, बिल्डिंग ऑफ फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, ठीक है। फिर हमारा आता है 5th, अर्निंग प्रॉफिट। अर्निंग प्रॉफिट तो पता ही चल गया कि भाई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसके बिना क्या है, आगे सर्वाइव नहीं कर सकते, ग्रोथ नहीं कर सकते बिजनेस की, तो प्रॉफिट अर्निंग तो होता ही है। फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? अब देखो, मैंने वहाँ पे पढ़ाया था कि जो बिजनेस है मॉडर्न टाइम के अंदर आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है सोसाइटी का, तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, ठीक है। उसी तरीके से अब सोसाइटी में हेल्प क्या कर रहे हैं? सोसाइटी में हेल्प कर रहे हैं ना बिजनेस की, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, इकोनॉमी में हेल्प कर रहा है। तो दिस इज what the business are doing for social responsibility. Social responsibility refer to the obligation of business toward the society. Since business is the part of society, is earned with the member of society. It makes the use of resources of the society, so it become obligatory for business firms to contribute resources for solving social problem and work in a social desirable manner.
क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम जो हैं जो बिज़नेसमैन हैं वो क्या करते हैं, भाई अगर मान लो मुझे आज कोई कॉटन के कपड़े बनाने हैं, तो क्या मुझे कॉटन चाहिए नहीं होएगी? तो क्या मैं हम जो फ़ील्ड्स होते हैं, जो मतलब हम नेचर से नहीं ले रहे हैं क्या सामान? ले रहे हैं, तो सोसाइटी से ले रहे हैं हम सामान, तो इट्स आवर ड्यूटी कि हम जो सोसाइटी से जितना ले रहे हैं ना, उससे 10% ज़्यादा, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, मतलब ये एक मोरल वैल्यू की चीज़ है कि अगर हम किसी इंसान से एक चीज़ ले रहे हैं, तो 10% बढ़ा के ही उसको चीज़ दें। मम्मी बोलती है ना कि अगर आपने किसी से कोई लंच में कोई सामान लिया, उसके टिफ़िन आपके पास में आ गया, तो वो टिफ़िन भर के ही देना चाहिए, खाली टिफ़िन नहीं देना चाहिए। ये चीज़ होती है, ये मोरल वैल्यूज़ होनी चाहिए, ठीक है? तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यही कह रही है कि अगर सोसाइटी आपको जो इतना रॉ मटेरियल वगैरह सब कुछ दे रही है, इसके थ्रू अगर आप पैसे कमा रहे हो, सोसाइटी के थ्रू अगर आप पैसे कमा रहे हो, तो आपका ये एक ऑब्लिगेशन बन जाती है टुवर्ड्स द सोसाइटी कि आप उसकी हेल्प करो, उसके जो डेवलपमेंट में हेल्प करो। समझ में आया? क्यों? क्योंकि देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सोसाइटी वाले आपके फ़ेवर में नहीं होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर देखो आपके घर के पास में कोई किराने की दुकान है, समझ में आया? अब आप उसके पास में जा रहे हो, ठीक है? रोज़ उसके पास में जाते हो और सामान लेके आते हो। मान लो कि कभी ऐसा हो गया कि मान लो कि आप पैसे नहीं लेके गए, आप पैसे लेके गए, लेके जाना भूल गए, और किराने वाली दुकान ने ज़ोर से आपको बोल दिया कि ना मैं नहीं तुम्हें पैसे दे रहा, ये वो फलाना-ठिकाना, ठीक है? अब क्या आप उस इंसान के पास वापस जाओगे? आप चले जाओगे 1 किलोमीटर दूर लेने के लिए, लेकिन उसके पास में नहीं जाओगे। क्यों? बिहेवियर। जब मैं तुम्हें पैसे रोज़ दे रहा हूँ लेकिन एक दिन नहीं दिया, तो क्या तुम्हारा ये जो है ऑब्लिगेशन नहीं बनती टुवर्ड्स मी कि तुम मुझे जानने लगे हो, तो तुम मुझसे पैसे ना लो एक दिन, या बोल दो तुम मेरे से बाद में आके ले लेना। तमीज़, हर चीज़ जो है तमीज़ से अच्छी लगती है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर आप पैसे ले रहे हो, मतलब जो सोसाइटी वाले अगर तुम्हारे फ़ेवर में नहीं होंगे बिज़नेस के, तो क्या तुम वहाँ पे बिज़नेस कर पाओगे? तब लोग सामान ही नहीं खरीदोगे तो बेचोगे किसको? समझ में आया? तो ये चीज़ यहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कवर होती है। ठीक है? तो इसी हिसाब से हमने पढ़ लिया हमारे 6 ऑब्जेक्टिव। 6 ऑब्जेक्टिव क्या थे? पहला था हमारा मार्केट स्टैंडिंग मतलब स्टैंड बनाना, मार्केट में अपनी वैल्यू बनाना, गुडविल बनाना, ठीक है? दूसरा था इनोवेशन 2 तरह के होते हैं, वो बता दिया कि एक तो आप प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पे इनोवेशन ला रहे हो, दूसरा अपने स्किल्स एंड एक्टिविटीज़ पे ला रहे हो, ठीक है? तीसरा हमने प्रोडक्टिविटी पढ़ ली, तो एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी किससे मेजर होते हैं? द वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड इनपुट, ठीक है? फिर आता है फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्स बिल्ड करना, ये भी एक बिजनेस का काम होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। उसके बाद में अर्निंग प्रॉफिट मेन था। अर्निंग प्रॉफिट जो होता है वो क्या होता है कि ग्रोथ एंड सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है? फिर हमने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा भी दिया मैंने, ठीक है? नेक्स्ट हमारा जो 8 टॉपिक है वो कह रहा है रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस। अब प्रॉफिट का रोल क्या होता है बिजनेस में, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्यों? क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? अगर आपसे ये भी पूछ ले कि व्हाट आर द इफ वो वाला जो लाइन बताई थी ना कि जो सोल ऑब्जेक्टिव नहीं है प्रॉफिट बिजनेस का, तो और क्या क्या है, तो ये जो सारे पॉइंट लिखना, और ये भी लिखना कि अगर प्रॉफिट जो है, जब 4 नंबर के क्वेश्चन में या 6 नंबर के क्वेश्चन में आप 3 पेज लिखोगे ना, तब बीएसटी में सफिशिएंट बोला जाता है उसे। सफिशिएंट समझ में आया? कि एडुकेट बोला जाता है, सफिशिएंट मीन एडुकेट, ठीक है? एडुकेट बोला जाता है। अगर आपने नहीं देखा तो ये देखना कभी। स्क्रिबल रिविजन जो होता है ये भी बीएसटी में कराते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बीएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके जो 12th बोर्ड जो होते हैं, सीबीएसई, आरबीएसई, जो भी बोर्ड है, उसके अंदर आपको आपकी जो परसेंटेज है उसको बिल्डअप करने में बहुत हेल्प करता है। अकाउंटेंसी जैसे अगर सब्जेक्ट में अगर आप प्रैक्टिस कर पा रहे हो, आपकी 90 to 95% आप गुड हो अकाउंट जैसे सब्जेक्ट में, तो ही आप बिजनेस स्टडीज़ को लाइटली लो, अदरवाइज लो इसको हैवीली लो। बहुत इंपॉर्टेंट है बीएसटी, समझ में आया? ये चीज़ होता है। ओके, टॉपिक 8, रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस। अब प्रॉफिट का रोल क्या होता है बिजनेस के अंदर? देखो मैं बताती हूँ प्रॉफिट क्यों चाहिए होता है बिजनेस के अंदर। पहली चीज़ तो होता है कि आपको सर्वाइवल करना होता है। मैं बताती हूँ सर्वाइवल क्या होता है। उसके बाद आपको ग्रोथ करनी पड़ती है, ठीक है? अब अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं होएगा तो क्या आपको कोई भी जो सोसाइटी का मेंबर है या जो भी आपका कस्टमर है, क्या वो आपको देखेगा? अगर देखो, एक अगर आपको बोलूँ कि मैं टी शर्ट की दुकान है, मान लो कोई भी शूज़ की दुकान है, एक शूज़ की दुकान है कि आज के टाइम में बता रही हूँ कि अगर कोई शूज़ की दुकान है एकदम बाहर, अगर कोई ठेला लगा के बैठा है, ठीक है, और उसमें 4-5 जूते वो गिनती के बेच रहा है, भले ही उसका प्रोडक्ट जो है वो बढ़िया हो, लेकिन आप कहाँ जाओगे? आप जाओगे किसके पास में? जिसका मॉल होएगा, सुंदर दीवारें, सुंदर एकदम ऐसे कस्टमर को ट्रीट करने वाले। धूप में खड़े होके कौन लेगा? धूप में खड़े होके कोई जूते नहीं लेगा। तो ये चीज़ जो मेंटालिटी है ये बन चुकी है लोगों की कि एकदम बढ़िया पॉलिश्ड जो शॉप्स होती है ना, उसमें हम जाएंगे, वहाँ पे जाके आराम से एसी में बैठेंगे, वहाँ पे जाके जूते पसंद करेंगे, वहाँ से लेंगे। भले ही वही जूते बाहर आपको
आपको 10 100 20 रुपये में 100 रुपये में अगर कम में भी मिल रहे हैं तब भी आप कहाँ जाओगे? उस बड़ी वाली शॉप में। क्यों? क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि जो प्रॉफिट है, अगर उनके पास में पैसा है तो इट्स अ सिंबल ऑफ एफिशिएंसी, उनकी परफॉर्मेंस बता रहे हो कि आप ये सोचो कि अगर इतनी बड़ी दुकान खोली है तो कुछ ना कुछ तो बढ़िया ही होएगा, ये चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाती है। फिर अब ये चीज़ आपने बना ली तो सिंबल ऑफ एफिशिएंसी तो यहाँ पे कवर हो गया। साथ में क्या बना लेते हैं? अपनी गुडविल भी बना लेते हैं कि अगर प्रॉफिट होएगा तो रेपुटेशन बनेगी, गेन ऑफ रेपुटेशन होती है, ठीक है। और ये एक रिवॉर्ड भी होता है किसका? बिजनेस कर रहे हो तो उसका रिवॉर्ड मैंने बताया था। बिजनेस का रिवॉर्ड क्या होता है? यस, वेरी गुड, प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो 6-5 पॉइंट थे मैंने आपको बताए, वही यहाँ पे लिखे हैं मैं। पहली चीज़ क्या बोल रहा है कि सर्वाइवल। देखो यहाँ पे पहले ऑल अर्निंग प्रॉफिट्स कैन नॉट बी द ओनली और सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, बिकॉज सर्वाइवल का मतलब क्या होता है? अब देखो सर्वाइवल का मतलब क्या होता है? सर्वाइवल का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने अपना बिजनेस चालू करा है, ठीक है। अब अगर आपको प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, एडिक्वेट जो प्रॉफिट बोलते हैं वही नहीं मिल रहा, तो क्या आप उस फील्ड के अंदर खड़ा हो पाओगे? आप रह पाओगे उस फील्ड में? कैसे रहोगे? समझ में आप? मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर सर्वाइवल नहीं होगा बिजनेस के अंदर, सर्वाइवल नहीं होगा मतलब कि अगर आपको उस फील्ड में लॉन्ग टर्म के लिए रहना है तो एडिकेट सर्वाइवल तो ज़रूरी है। अगर आप अपना टर्नओवर देखो ना, अगर आपने मान लो 10 रुपये कहीं पे लगाए हैं, ठीक है, और अगर आपको 20 रुपये का हिसाब नहीं मिल रहा, आपकी कॉस्ट को काट के अगर जो आपको मिल रहा है ना उसे हम प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है। आपका रेवेन्यू वगैरह जो भी होता है, प्रॉफिट, सब कुछ कॉस्ट जो आपने जितना भी पैसा लगाया आपने प्रोडक्ट बनाने में, उसको काट पीट के जितना भी लास्ट में जो आपका बच रहा है ना, अगर आपने 10 रुपये लगाए थे, काट पीट के आपके लास्ट में बच रहे 7 रुपये, तो प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? 10 रुपये तो मैंने लगाए थे, क्या मतलब हुआ उसका? कुछ नहीं हुआ। सॉरी, मैंने गलत चीज़ कह दी। 10 रुपये लगाए थे और लास्ट में 7 रुपये बच रहे हैं आपको, कुल मिला के जो आगे मिल रहा है उसको 7 रुपये मिल रहे हैं, तो क्या 7 रुपये प्रॉफिट हुआ? हाँ, वो 7 रुपये प्रॉफिट हुआ। समझ में आया? पर 10 रुपये लगाए, 10 रुपये वापस मिल गए, क्या मतलब हुआ उसको? कुछ नहीं हुआ। 10 रुपये, मैं आपको गलत बता दिया मेरे को लग रहा है, ठीक है। सुनो, सर्वाइवल क्या होता है कि आपने अपना बिजनेस चालू करा, 10 रुपये आपने स्टार्टिंग में लगाए थे, कॉस्ट वगैरह काट के आपको वापस 10 रुपये मिल गए, तो प्रॉफिट हुआ? का कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ, कुछ लॉस भी नहीं हुआ। तो ऐसे स्टेट में क्या होता है, वो उसने सर्वाइवल कर रहे हो, 10 रुपये लगाए थे, 10 रुपये वापस मिल गए, तो ये चीज़ होती है सर्वाइवल। कि अगर आपको एक लॉन्ग टर्म कोई बिजनेस में रहना है तो आपको सर्वाइवल करना सबसे ज़रूरी है। फिर सर्वाइवल होगा, उसके बाद ग्रोथ होगी। सर्वाइवल पढ़ लेते हैं एक बार। अब बिजनेस एंड अ बिजनेसमैन कैन नॉट सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट अर्निंग एडिकेट प्रॉफिट। एडिकेट मतलब सफिशिएंट प्रॉफिट। प्रॉफिट इज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर अ बिजनेसमैन विच बिकम हिज मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। प्रॉफिट इज नीडेड टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ द बिजनेसमैन एंड हिज फैमिली मेम्बर्स। तो फैमिली मेम्बर्स के लिए भी जो एडिक्वेट प्रॉफिट का मतलब जितना पैसा लगाया ना उतना तो मिलना ही चाहिए, ये तो ज़रूरी है। अगर नहीं मिलेगा ना तो लॉस में जाओगे, तो क्या मतलब आपके बिजनेस का? ये स्टार्टिंग में बढ़ते तो तुम्हें इतना 10 रुपये लगाए थे 1000-2000 रुपये मिल गए, तो पॉसिबल ही नहीं है। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, धीरे धीरे होएगा। लेकिन एट लीस्ट जितनी आप कॉस्ट लगा रहे हो उसको कवर कर सको, इतना तो होना ही चाहिए सर्वाइवल में। समझ में आया? ये चीज़ होती है। फिर आता है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ क्या होता है? जब आपका एडिक्वेट प्रॉफिट मिलने लगे, मान लो 5 साल हाईएस्ट आपने अपने बिजनेस को दिया, आपने एडिक्वेट प्रॉफिट में सर्वाइव कर रहे थे, सर्वाइव करते करते आपने पैसे भी जमा कर लिए, अब आपको करना है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ का मतलब क्या है? अब आपको अपनी जो बाउंड्रीज है, अपनी टेरिटरीज है, उसको थोड़ा ब्रॉड करना है, एक्सपेंड करना है अपने आप को। समझ में? द बिजनेस इज एक्सपेंडेड ओनली व्हेन इट्स अर्निंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। When profit is a large, a part of it can be reinvested for the expansion of diversification of production. And after other operation of the business, the retention of profit is an integral source of funds. Retained profit, there is no interest and company can easily use its expansion and रिटेन अर्निंग क्या होता है मैं बता देती हूँ। अकाउंटेंसी में आएगा बाय द वे ये तो। रिटेन अर्निंग का मतलब होता है कि आपने मान लो अपने जो प्रॉफिट हुआ आपको मान लो प्रॉफिट हुआ 100 रुपये का। अब अपने 100 रुपये सीधा बाहर ना निकाल के बिजनेस से आपने 50 रुपये हैं वापस उसमें इन्वेस्ट कर दिए, तो वो जो यह सेव कर लिए। रिटेन अर्निंग मतलब आपने अपने बिजनेस में ही वापस दे दिए। प्लगिंग बैक ऑफ द प्रॉफिट इज नोन एज रिटेन अर्निंग। याद रखना, प्लगिंग बैक, ठीक है। आपने जो पैसे 100 रुपये मिले थे, 50 हमने वापस लगा दिए, तो उसे हम रिटेन अर्निंग बोलेंगे। और जब ज़रूरत होएगी ना, ज़रूरत होएगी तो क्या होगा? ज़रूरत के टाइम पे आपको वो जो किसी और से नहीं मांगने पड़ेंगे। मुझे अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है तो मुझे किसी और से नहीं मांगना, अब मैं अपने रिटेन अर्निंग में से निकालूंगा। ये चीज़ होती है, ठीक है। तो ये चीज़ होनी चाहिए किसमें? ग्रोथ एंड एक्सपेंशन में रिटेन अर्निंग करनी चाहिए, ये चीज़ हो गई, ठीक है। फिर अपने पे सर्वाइवल होना चाहिए, फिर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन होना चाहिए। फिर आता है सिंबल ऑफ एफिशिएंसी और एन इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। प्रॉफिट इंडिकेट्स वेदर अ बिजनेसमैन इज बीइंग मैनेज्ड एफिशिएंटली और नॉट।
एफिशिएंटली हो रहा है काम या नहीं हो रहा। प्रॉफिट एक्ट इज द इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब यही है ना, हायर प्रॉफिट इंडिकेट द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट एंड लोअर प्रॉफिट इंडिकेट्स इनएफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। द सक्सेस ऑफ द बिजनेस कैन बी जज्ड बाय इट्स एबिलिटी टू अर्न प्रॉफिट। तो यही है कि अगर आपको दिख रहा है कि प्रॉफिट कमा रही है कोई कंपनी, तभी एक नॉर्मल चीज़ है ना कि मान लो आपको अपने पैसे का इन्वेस्ट करना है, मतलब आप कोई आपको इन्वेस्ट करना है अपने पैसे कोई स्टॉक मार्केट वगैरह, ऐसी कंपनी में स्टॉक मतलब इन्वेस्ट करोगे ना जो कि ग्रो कर रही है, लॉस में जा रही है उस कंपनी में, आप क्यों इन्वेस्ट करोगे? ऑफकोर्स नहीं करोगे। तो यही चीज़ होती है, ठीक है। अब आते हैं रिवॉर्ड फॉर बियरिंग द रिस्क। आपने बिजनेस करा, रिस्क उठाया, उसका रिवॉर्ड क्या मिलता है आपको? रिस्क मतलब प्रॉफिट मिलता है, ठीक है, ये चीज़ हो गई। उसके बाद में हेल्प, देखो यहाँ पे पढ़ लेते हैं, प्रॉफिट एंड रिस्क आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर, द हायर द रिस्क द मोर इज द प्रॉफिट एंड द लोअर द रिस्क द लेस इज द प्रॉफिट। ये चीज़ें आती है, ये ऐसी जो अगर आप लाइन टू लाइन पढ़ोगे ना तो ऐसी कुछ लाइन्स आएगी विच कैन हेल्प यू टू मेक अ गुड प्रेजेंटेशन टूवर्ड्स योर आंसर एंड टूवर्ड द टीचर, ठीक है। आपको अच्छा अपने आप को ऐसा दिखाना है कि हाँ मैंने बहुत अच्छा जो है लिखा है। भले ही आपको अगर 90% आपको ऐसा लगता है कि मुझे 90% के 95% मुझे लिखना है, आपको आता है सिर्फ 75, तो 75 कुछ इस तरीके से अलग अलग फ्लो चार्ट लगा के ऐसे बढ़िया बढ़िया चीज़ों में लिखो ना कि आपको नंबर कटे ना, आपकी प्रेजेंटेशन देख के नंबर दे दे, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, हेल्प टू गेन रेपुटेशन और गुडविल। अब जो प्रॉफिट होता है वो गुडविल कमाने में भी हेल्प करता है। वही चीज़ आ गई ना कि अगर सिंबल ऑफ एफिशिएंसी, मतलब अगर द सक्सेस ऑफ बिजनेस कैन बी जज्ड बाय इट्स एबिलिटी टू अर्न प्रॉफिट, तो वही चीज़ है, ठीक है। क्या होता है कि इवन एफिशिएंट एम्प्लॉयज प्रेफर टू वर्क इन प्रॉफिट अर्निंग कंपनीज एज दीज आर एबल टू ऑफर हायर वेजेस एंड सैलरीज। तो यही चीज़ होती है, रेपुटेशन और गुडविल जो है वो प्रॉफिट से मिलती है आपको। ये हुआ हमारा कंप्लीट, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हो गया कि प्रॉफिट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव बट अ रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है। एग्री कर रहे हो नहीं कर रहे तो बताओ येस आई एग्री, उसके बाद में आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे अपन का कंप्लीट हुआ ये पूरा टॉपिक, ठीक है। उसके बाद में फिर हम कल पढ़ेंगे हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, ठीक है। क्लासिफिकेशन कितना होता है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।